काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हमने एक साथ इसी वीडियो में कवर की हैं जो आपको बाकी चैनल्स के ऊपर बिल्कुल नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं रिग कॉर्पोरेशन के बारे में, क्योंकि रशिया के बाद अब चाइना ने भी रिग फॉर्मेट को रिवाइव करने के लिए भारत को एक मैसेज दिया है। दरअसल चाइना का जो विदेश मंत्रालय है उसके स्पोक्स पर्सन ने पिछले कल रिग फॉर्मेट की मीटिंग्स के ऊपर एक स्टेटमेंट रिलीज की है। स्टेटमेंट में चाइना ने कहा है कि चाइना, भारत और रशिया ये तीनों देश अगर ट्राइलेटरल लेवल के ऊपर रिग फॉर्मेट में आपस में कोऑपरेट करते हैं तो ये तीनों देशों के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। इससे ग्लोबल और रीजनल पीस को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ में सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस में भी बढ़त मिलेगी। इस दिशा में ट्राइलेटरल कोऑपरेशन को बढ़ावा देने और रशिया और भारत के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए चाइना पूरी तरह से तैयार है, ये कहना है चाइना के विदेश मंत्रालय का। अब रशिया के बाद चाइना ने भी रिग फॉर्मेट के ऊपर ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दी है और पीछे बचा भारत। इसलिए अब भारत को ये असेसमेंट और आंकलन करना है कि क्या इस समय जब व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप जैसा अनप्रेडिक्टेबल प्रेसिडेंट है, क्या इस समय रिग फॉर्मेट को रिवाइव करना भारत के लिए सही साबित होगा या फिर नहीं। वैसे आपको क्या लगता है कि रिग फॉर्मेट से भारत को कोई फायदा होगा भी, हाँ या फिर नहीं? रशिया और चाइना भारत को डोमिनेट करेंगे? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से। दरअसल दुनिया के मेजॉरिटी देशों में वोटिंग एज यानी कि इलेक्शंस में वोट डालने के लिए वोटर्स की मिनिमम एज 18 साल की है। दुनिया के कुछ देश हैं जहां पर 18 साल से ज्यादा या फिर कम की वोटिंग एज है, लेकिन ऐसे बहुत ही गिने चुने देश हैं। कोई भी ऐसा मेजर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नहीं है जहां पर वोटिंग एज 18 साल से कम हो। ब्रिटेन में भी अभी तक वोटिंग एज 18 साल की थी, लेकिन अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नया बिल लाने का फैसला किया है जिसमें वोटिंग एज को 18 साल से कम कर 16 साल करने का फैसला किया गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर BBC न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अगले जनरल इलेक्शंस यानी कि साल 2029 के जनरल इलेक्शंस में वोटिंग एज को 18 साल से कम कर 16 साल करने का बिल लाने का फैसला किया है। साल 1969 में ब्रिटेन ने वोटिंग एज को 21 साल से कम कर 18 साल कर दिया था। ब्रिटेन के वोटिंग एज को उस समय कम करने के बाद दुनिया के मेजॉरिटी देशों ने भी सेम यही स्टेप उठाया था और अपने अपने देश में वोटिंग एज को 21 साल से कम करके उस समय 18 साल कर दिया था। भारत ने भी साल 1989 में वोटिंग एज को 21 साल से कम कर 18 साल कर दिया था। ऐसे में ब्रिटेन के वोटिंग एज को 18 साल से कम करके 16 साल करने को दुनिया की एक मेजर डेवलपमेंट माना जा रहा है और पॉसिबिलिटी है कि दुनिया के बाकी डेमोक्रेटिक देश भी ब्रिटेन को आगे चलकर फॉलो करें और वोटिंग एज को 18 साल से कम कर 16 साल कर लें। इस समय कुछ गिनी चुनी कंट्रीज हैं जहां पर वोटिंग एज 16 साल की है, जैसे कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, क्यूबा, इक्वाडोर, निकारागुआ। लेकिन इन सब देशों की लिस्ट में अब ब्रिटेन के रूप में एक मेजर डेमोक्रेसी शामिल होने वाली है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत में वोटिंग एज को 18 साल से कम करके 16 साल करना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है रशिया और भारत को लेकर। आपको याद होगा भारत ने रशिया के साथ मिलकर AK-203 असॉल्ट राइफल्स की भारत में प्रोडक्शन स्टार्ट की थी। इसके लिए भी ब्रह्मोस की तरह एक जॉइंट वेंचर स्थापित किया था जिसका नाम है इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड यानी कि IRRPL। अब ये जो IRRPL है इसको भारतीय सेना ने 6,01,427 यानी कि ऑलमोस्ट 6,01,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स का ऑर्डर प्लेस किया था, जिसकी कीमत थी 5,200 करोड़ रुपीस। अब ये जो 6 लाख AK-203 राइफल्स इस जॉइंट वेंचर को भारतीय सेना को सप्लाई करनी थी, इसकी डेडलाइन थी अक्टूबर 2032 तक। कंपनी को साल 2032 तक का समय दिया गया था कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने का, लेकिन न्यूज निकल कर आ रही है कि कंपनी ओरिजिनल डेडलाइन से काफी पहले ही ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लेगी। मेजर जनरल SK शर्मा सर, जो कि इस समय IRRPL के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इन्होंने जानकारी दी है कि अमेठी की फैक्ट्री में प्रोडक्शन को काफी बढ़ा दिया गया है, जिसके चलते अगले साल 2026 से इंडो रशिया की इस फैसिलिटी में 12,000 राइफल्स पर मंथ मैन्युफैक्चर होंगी। इसलिए अब कंपनी अक्टूबर 2032 की जगह साल 2030 के दिसंबर महीने में ही यानी कि डेडलाइन से 22 महीने पहले अपना ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके 6,0203 असॉल्ट राइफल्स भारतीय सेना को हैंडओवर कर देगी। ये वाकई में इंडियन आर्मी के लिए काफी बड़ी गुड न्यूज है और अब हमारे देश के सैनिकों को 22 महीने कम वेट करना पड़ेगा। अभी तक कंपनी ने 48,000 राइफल्स भारतीय सेना को हैंडओवर कर दी हैं। इसके साथ ही 7,000 राइफल्स ऑलरेडी रेडी हैं और वो 1-2 हफ्ते के अंदर भारतीय सेना को ट्रांसफर हो जाएंगी। स्टार्टिंग में कंपनी को थोड़ा सा समय इसलिए लग रहा है क्योंकि रशिया ने AK-203 असॉल्ट राइफल्स की जो फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है उसके बेसिस पर AK-203 राइफल्स की इंडिजिनाइजेशन के ऊपर भी काम हो रहा है। अभी तक कंपनी ने 50% की इंडिजिनाइजेशन को अचीव कर लिया है, यानी कि AK-203 राइफल्स और इनके अंदर जो भी पार्ट्स और कंपोनेंट्स फिट किए जा रहे हैं उसमें से 50% पार्ट्स भारत से सोर्स हो रहे हैं और बाकी के 50% रशिया से। कंपनी का कहना है कि इस साल के एंड तक यानी कि दिसंबर 2025 तक उन्होंने 100% इंडिजिनाइजेशन का टारगेट रखा है, यानी कि सभी पार्ट्स और कंपोनेंट्स अगले साल से भारत से ही सोर्स होंगे।
रशिया से जो कंपोनेंट्स भारत आ रहे हैं वो इंडियन कंपनी से परचेज किए जाएंगे और उसके बाद रशिया से कुछ नहीं लाना पड़ेगा। यानी कि दिसंबर महीने के बाद से जो भी AK-203 राइफल्स अमेठी की फैक्ट्री से निकलेंगी वो 100% मेड इन इंडिया विद 100% इंडियन मटेरियल्स होंगी। वैसे यहाँ पर भी 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए रशिया को एक थैंक्स तो बनता ही है, क्योंकि हमारे पास एक लीथल असॉल्ट राइफल की टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है टेस्ला कंपनी को लेकर। न्यूज आ रही है कि मुंबई के बाद अब टेस्ला कंपनी जुलाई 31 को राजधानी दिल्ली में अपना दूसरा शोरूम खोलने जा रही है। कंपनी ने साउथ दिल्ली में एरो सिटी को सिलेक्ट किया है, जहां पर पहले से लग्जरी होटल्स और लग्जरी ब्रांड्स के शोरूम सिचुएटेड हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अकेले 20 से भी ज्यादा 5 स्टार लग्जरी होटल्स एरो सिटी में प्रेजेंट हैं। कंपनी का कहना है कि तैयारी फुल स्पीड से चल रही है और इस मंथ के एंड में वो अपना दूसरा भारत का शोरूम इनॉग्रेट कर लेंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका और भारत के बारे में, क्योंकि काफी समय बाद डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत को कोई गुड न्यूज दी है और जो मांग हम जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से कर रहे थे वो मांग अब जाकर पूरी हुई है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका ने द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के आतंकी संगठन को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल कर लिया है। द रेजिस्टेंस फ्रंट वही आतंकी संगठन है जिसने पहलगाम हमला किया था और निर्दोष हिंदू लोगों को टारगेट किया था। 26/11 का मुंबई हमला करने वाले पाकिस्तान बेस्ड लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन ने जम्मू कश्मीर के लिए द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम का ये नया फ्रंट बनाया था। इंग्लिश का नाम देकर मेकओवर किया गया ताकि ऐसा लगे कि आतंकी धर्म के नाम पर नहीं लड़ रहे हैं बल्कि स्टेट के अगेंस्ट एक आर्म्ड स्ट्रगल चला रहे हों। लेकिन पहलगाम हमले ने यह साबित कर दिया है कि ये आतंकी संगठन केवल और केवल धर्म के नाम के ऊपर ही अपने टारगेट्स को चुनते हैं और हिंदुओं को टारगेट करते हैं और कट्टरपंथी विचारधारा के चलते ये भारत पे हमले करते हैं। खास बात यह है कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकी संगठन घोषित करते हुए पहलगाम हमले को भी मेंशन किया है और कहा है कि पहलगाम हमले के दोषियों को जस्टिस और न्याय दिलाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यह फैसला किया है। इसके साथ ही अमेरिका ने अपनी अनाउंसमेंट में यह भी मेंशन किया है कि TRF को लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन ने अपने प्रॉक्सी के रूप में शुरू किया है एंड इसी ने यह पहलगाम हमला करके 26 निर्दोष लोगों की जान ली थी। अमेरिका की स्टेटमेंट से साफ पता चल रहा है कि भारत ने अमेरिका को इस बात के कंक्रीट एविडेंस और पुख्ता सबूत दे दिए हैं कि पहलगाम हमले के पीछे द रेजिस्टेंस फ्रंट और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी शामिल हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन के सपोर्ट के साथ ही हमला किया था। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत की बात मानते हुए TRF को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है। ये वाकई में भारत के लिए और हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार क्लेम कर रहा था कि TRF का पाकिस्तान के साथ कोई भी लेना देना नहीं है और वो फ्रीडम के लिए कश्मीरी लोगों की आर्म स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन एट द एंड भारत ने पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया है। भारत एंड अब अमेरिका के बैन के बाद और भी कंट्री सामने आएंगी और TRF को आतंकी संगठन घोषित करेंगी। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर ने भी एक स्टेटमेंट में अमेरिका के इस फैसले का स्वागत किया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पाकिस्तान से। पिछले कल हमने आपको जानकारी देकर बताया था कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सितंबर महीने में पाकिस्तान की विजिट के ऊपर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स में क्लेम किया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप पहले भारत आकर क्वाड समिट को अटेंड करेंगे और फिर उसके बाद भारत से सीधा पाकिस्तान जाएंगे। लेकिन अब ये न्यूज पूरी तरह से फेक साबित हुई है और इसको अमेरिका ने इसका खंडन कर दिया है। दरअसल ये न्यूज सबसे पहले पब्लिश की थी पाकिस्तान की जियो न्यूज ने और समा न्यूज चैनल्स ने एंड इन्हीं को कोट करते हुए रॉयटर्स से लेकर काफी सारे इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स और अमेरिकन न्यूज चैनल्स ने भी इस न्यूज को पब्लिश कर दिया था। लेकिन जैसे ये न्यूज आग की तरह फैली उसके कुछ ही घंटों में व्हाइट हाउस की तरफ से भी अब एक स्टेटमेंट सामने आ गई है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया है कि इस समय डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान की कोई भी यात्रा प्लान नहीं की गई है। अमेरिका के डिनाई करने के बाद अब क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, इसलिए पाकिस्तान के दोनों न्यूज चैनल्स ने भी 24 घंटे के अंदर ये स्टोरी अपनी वेबसाइट से रिमूव कर दी है और पाकिस्तान की जियो न्यूज ने तो पब्लिकली सभी रीडर्स और व्यूवर्स के लिए एक अपॉलजी यानी कि एक माफीनामा भी इशू कर दिया है, जिसमें चैनल ने कहा है कि हमने बिना वेरिफिकेशन के या फिर ऑफिशियल सोर्सेज की कंफर्मेशन के बिना ये न्यूज ऑन एयर पब्लिश करके गलती कर दी, इसलिए हमको माफ किया जाए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है एप्पल कंपनी की भारत में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। दरअसल एप्पल कंपनी ने अपना हाफ ईयरली एक्सपोर्ट डेटा भारत का रिलीज कर दिया है, जिसके मुताबिक एप्पल कंपनी ने जनवरी से जून तक यानी कि पहले 6 महीनों में भारत से 23.9 मिलियन आईफोन की यूनिट्स भारत से एक्सपोर्ट किए हैं, यानी कि 2,39,00,000 आईफोन भारत से पहले 6 महीनों में एक्सपोर्ट हुए हैं। खास बात यह है कि ये जो 2,39,00,000 आईफोन भारत से एक्सपोर्ट हुए हैं, इनमें से 18.6 मिलियन यानी कि 1,86,00,000 आईफोन्स अकेले अमेरिका की मार्केट में एक्सपोर्ट किए गए हैं, यानी कि टोटल एक्सपोर्ट्स में से 77.8% आईफोन्स अकेले अमेरिका की मार्केट में जा रहे हैं। अब ये $billion ऑफ डॉलर्स के वर्थ के आईफोन है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को भारत से प्रॉब्लम हो रही है और वो एप्पल कंपनी को धमकी दे रहे हैं कि एप्पल भारत से मैन्युफैक्चरिंग को अमेरिका में शिफ्ट कर ले। नेक्स्ट अपडेट आ रही है चाइना से। चाइना ने अनाउंस किया है कि इस साल का एससीओ समिट 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर को होगा
और चाइना ने टोटल 20 देशों और 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स को अपने एससीओ समिट के लिए इनवाइट किया है। भारत के प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस यानी कि पीएमओ ने अभी तक ये अनाउंस नहीं किया है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी एससीओ समिट को अटेंड करेंगे या फिर नहीं, क्योंकि इसके पीछे भी कुछ कारण सामने निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी वहां पर प्रेजेंट होगा। इसके साथ ही लास्ट टाइम प्रधानमंत्री मोदी साल 2018 में चाइना गए थे और शी जिनपिंग लास्ट बार 2019 में भारत आया था। लेकिन साल 2023 में भारत ने G20 के लिए चाइना को भी इनवाइट भेजा था। दरअसल साल 2023 में G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास थी, इसलिए भारत ने G20 समिट होस्ट किया था और चाइना भी G20 का सदस्य है। लेकिन चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भारत के G20 समिट को अटेंड करने उस समय भारत नहीं आया था। जो बाइडेन से लेकर ऋषि सुनक और दुनिया के बड़े बड़े देशों के प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स भारत आए थे, लेकिन शी जिनपिंग गायब था। अब देखना ही होगा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी एससीओ समिट के लिए चाइना जाते हैं या फिर नहीं। आपको क्या लगता है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को एससीओ समिट अटेंड करने चाइना जाना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।